की बातों को सुनना और सही उनका निष्कर्ष निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता। कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि जब पुराने विकास प्रखंड पदाधिकारी यहाँ थे, आवास योजना का रेट जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये चल रहा था। अब आप आए हैं, रेट घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए, ये कोई रेट कहीं से भी किसी भी योजना में, जो भी सरकारी योजनाएं प्रखंड स्तर पे कार्यान्वित हो रही है, मैं एक बात आपको साफ तरीके से बता दूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई रेट निर्धारित नहीं है और न ही किसी कोई अधिकार है। सरकार, हम लोग जो भी सरकारी पदाधिकारी प्रखंड स्तर पे, अंचल स्तर पे काम करते हैं, सबको सरकार काम करने के लिए वेतन देती है और हम लोग अपने वेतन में पूरी तरह से खुश हैं, संतुष्ट हैं। और जो भी, अगर कभी आपको या किसी पब्लिक को अगर इस तरह का कोई लगता है कि उनसे अवैध किसी प्रकार की वसूली की जाती है, वो मेरे पास कंप्लेन करेंगे, उसके कंप्लेन का निष्पादन किया जाएगा और जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। तो वीडियो साहिबा, यानी आप वेतन के अलावा एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या सोचे हैं अभी तक? एक्स्ट्रा इनकम के लिए ना तो कभी हम कुछ सोचे हैं और न ही भविष्य में कभी कुछ सोचेंगे। एक बात मैं आपको एकदम साफ तरीके से क्लियर कर देती हूं कि मैं, सरकार हमको जो पे कर रही है काम करने के लिए, मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूं और उसी के एवज में मैं यहाँ लोगों को सेवा देती हूं। मैंने दूसरे और कहीं से कुछ इनकम के लिए मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है और मैंने दूर दूर तक इसके बारे में कभी कोई विचार नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, इतने दिनों से आप कार्य कर रहे हैं, सामने से कभी ऑफर मिला कि नहीं मैडम 2-4 लाख ले लीजिए, मेरा काम करवा दीजिए? इतने दिनों में कभी ऑफर मिला कि नहीं, ये एकदम बताइएगा सही सही। देखिए, ऑफर कभी कभार इस तरह के कंडीशन होते हैं। जैसे अभी जब मैं जिस प्रखंड में थी, उस प्रखंड का एक वाकया है कि अभी मत्स्यजीवी का चुनाव हुआ था, हाल फिलहाल में मत्स्यजीवी का चुनाव हुआ था। मत्स्यजीवी का चुनाव अभी भी बैलेट पेपर से होता है, तो उसमें दोनों के बीच हार जीत का डिफरेंस बहुत ही कम था। बैलेट पेपर से मात्र 2 वोट के अंतर से, अभी मैं जिस गम्हरिया प्रखंड से आई हुई यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही 2 वोट का सिर्फ अंतर था। तो बैलेट पेपर में 2 वोट का अंतर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत ही कम होता है। ईवीएम में तो अभी सबकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर में अभी भी लोगों की मानसिकता बनी हुई है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोगों का प्रेशर आया, बहुत लोगों से फ़ोन करवाया गया, ऊपर के बहुत सारे बड़े लोगों का भी फ़ोन आया इस तरह के कि मतलब मैडम को लाखों का ऑफर आया। हाँ, मतलब इस तरह का किया गया। लेकिन मैं चूंकि वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर थी और मैंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि जब तक अगर हम रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे है, सरकार ने जो हमको दायित्व दिया, अगर कोई 1 वोट से भी जीतेगा तो वही जीतेगा। तो इस तरह का पदाधिकारियों के पास इस तरह के प्रेशर कभी बहुत बार आते रहते हैं, जहाँ पे कि मेरे एक डिसीजन से बहुत कुछ बदल सकता है, तो उस तरह का मिलता है। लेकिन ये पदाधिकारी पे डिपेंड करता है कि उस समय वो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं या अपना जो उनको पद मिला है उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैडम, कुछ बात का डर नहीं था कि बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और साहब का हम ऑफर ठुकरा रहे हैं, मेरा ट्रांसफर ऐसे जगह पे कर दिया जाएगा जहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? ट्रांसफर से कभी डर नहीं लगता। बिहार में काम करना है, किसी भी प्रखंड में काम करना है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के एक कोने पे मेरा ससुराल है और दूसरे कोने पे मेरा मायके है। दक्षिण भारत में मेरा मायके है और उत्तरी भारत में मेरा ससुराल है, इसलिए ऐसे भी पूरा बिहार हम कवर कर चुके हैं। हमको कुछ नहीं, मैंने आरा में भी नौकरी किया है, मैंने मुजफ्फरपुर में भी नौकरी किया है, सुपौल में नौकरी किया, सहरसा में नौकरी किया, मधेपुरा में नौकरी किया, अभी गया जिले में कर रही हूँ। इसलिए लगभग पूरा बिहार घूम चुकी हूँ, इसलिए ट्रांसफर का डर नहीं लगता कि कौन कहाँ ट्रांसफर करा देगा। बस सही करना है, जेन्युइन करना है, लोगों के लिए करना है, बस मेरी यही। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि मैडम बहुत कड़क हैं, लगता है किसी का चलने वाला नहीं है इस क्षेत्र में। नहीं, कड़क नहीं, बस देखिए कॉन्फिडेंस है। और अगर सही कोई भी पदाधिकारी सही करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप सही कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी गलत लोगों से आप प्रभावित नहीं होते हैं, अगर आप सही हैं तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये कॉन्फिडेंस है, कोई ऐसा नहीं है कि कड़क या कुछ नहीं है। मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, सारे जनप्रतिनिधि की बातें सुनती हूँ, सबको बराबर का सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको उतना ही। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत करवाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ तब तक गलत नहीं हो सकता है। चलिए, मैडम सभी बातों का सही तरीके से जवाब दे रही हैं। एक और सवाल है मैडम, बिहार में ऐसा कौन सा योजना है जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है? क्योंकि अब तक आप सही बोली हैं तो ये भी मुझे लगता है कि सही जवाब ही देगी। ऐसा कौन सा योजना है जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली होता है? देखिए, आपका जो इशारा है मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आपका इशारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है और डायरेक्ट मेरे कंट्रोल में है, आपका इशारा उसी योजना की तरफ है, जिसमें हमको भी बीच बीच में इस तरह का कंप्लेन मिलते रहते हैं। लेकिन मैंने सहायकों के साथ बैठक करके, मैंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जनता का शोषण नहीं होगा।
जनता को जो पैसा हमने घर बनाने के लिए दिया है, लोग उसका घर बनाएंगे। और अगर घर नहीं बनेगा, अगर आप उसका अवैध वसूली कीजिएगा, अगर मान के चलिए कोई भी बिचौलिया अगर अवैध वसूली कर लेगा तो घर नहीं बनेगा। घर नहीं बनेगा, अगर घर अपूर्ण रहेगा तो फिर कार्रवाई होगी। मैंने सारे सहायक और जनप्रतिनिधि की आने के साथ ही 2-3 दिन के बाद ही सारे मुखिया जी का भी बैठक किया था और सारे सहायक का भी बैठक किया था। सम्मिलित रूप से सारी योजनाओं की समीक्षा भी हुई थी और साथ ही साथ उसमें एक इस तरह का डायरेक्शन भी दे दिया गया था। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी योजनाएं कार्यान्वित हो पूरी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ हो। मैं इसको दूर करने की, जो आप लोग का ग्रीवांसेज है, मैं उसको पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूँगी। जन वितरण प्रणाली में गरीबों का अनाज काटा जाता है, 1 केजी अनाज, कहीं 2 केजी अनाज। उस अनाज जो वो अनाज काटा जाता है उसमें बीडीओ साहब को कितना मिलता है? उस 1 केजी अनाज में बड़े बड़े पदाधिकारियों को कितना पैसा जाता है? हमको तो आज तक नहीं मिला है कुछ, लेकिन अब अनाज काटा जाता है मैडम, ये तो शायद आपके जानकारी में भी होगा। अनाज काटा जाता है, इसके बारे में कभी कभी कुछ इस तरह का कंप्लेन मेरे पास आता है कि हमको अनाज कम मिला या जो हमको इतना मिलता था उतना। तो देखिए, आप आजकल तो उसमें भी बहुत सारा सरकार ने सुधार किया है। बहुत सारा पॉस मशीन वगैरह या बहुत सारा थंब वगैरह का जो आ रहा है, धीरे धीरे सबको आधार से अपडेट किया जा रहा है। अब उन लोग का भी है कि जितना लोग अंगूठा लगाएंगे उतना ही उनको आवंटन मिलेगा, आवंटन काट लिया जाता है। तो देखिए, सरकार धीरे धीरे कर रही है। जैसे कि आपने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की ही बात की, तो कोई भी, जैसे अभी हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग हर एक योजना में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ही हम लोग डायरेक्ट लाभुक के खाते में देते हैं। तो अब हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि सारा पैसा लाभुक के खाते में जाए। पहले आप देखते थे ब्लॉक स्तर पे बहुत सारी योजनाएं चेक के माध्यम से होती थी या हम लोग कैश वितरण करते थे। तो ऐसे भी धीरे धीरे करके सारी योजनाओं में घटते जा रहा है। लोगों को, ये जो भ्रष्टाचार की बात हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा। पैसा तो हम उनके खाते में दे रहे हैं, अगर उसके बाद भी लोग उनसे अवैध वसूली कर लेते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्टम का दोष है, इसमें लोगों को भी जागरूक होना होगा। और ये जागरूक करने में लोगों, जनप्रतिनिधि की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, आप लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है कि जब पैसा हम डायरेक्ट आपके खाते में दे रहे हैं तो फिर क्यों लोग वसूली कर रहा है। हम तो यहाँ से FTO साइन करते हैं, मेरा साइन होता है और डायरेक्ट लाभुक के खाते में पैसा चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग मोटिवेट होकर लोगों को दे रहे हैं तो इसके लिए सबको प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ मान के चलिए BDO साहब को या सिर्फ कर्मी को दोषी करके तो इससे बचा नहीं जा सकता। इसमें सबकी भूमिका है कि सब लोग उसको मोटिवेट करें कि जब डायरेक्ट है तो सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाया या फिर पॉस मशीन या डिफरेंट चीज़ें जो आप देख रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार को ही कम करने का एक तरीका है। तो धीरे धीरे इससे हम लोग सफल होंगे और कुछ दिनों के बाद जब आप आइएगा तो ये सब जो बातें होती है कि कितना लिया जाता है, कितना, धीरे धीरे गायब होगा। लोग शिक्षित होंगे तो हम लोग इस पर मतलब चुनौती। बिहार के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? क्या मैडम का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? मैंने देखा है कि छोटा छोटा बच्चा है मैडम का, तो क्या वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? सही सही बताइएगा। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। क्यों प्राइवेट में पढ़ रहा है? क्या सरकारी विद्यालय में BDO साहिबा की बेटे नहीं पढ़ सकते हैं? वहाँ सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ सकते हैं और हम लोग इस दिशा में काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। इधर आपने देखा होगा कि सिस्टम, कोई भी सिस्टम जब एक बार, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ एज ए सरकारी पद, मुझे भी पता है कि स्कूलों की स्थिति थोड़ा सा हुआ था खराब, लेकिन अभी हुआ था खराब, अभी सही हो गया। अभी हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पे टीम बना के, जिला स्तर पे टीम बना के हम लोग का भी सारा इंदिरा आवास सहायक, PRS, मनरेगा PO, जितने भी सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, यहाँ तक कि हमको भी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जाके स्कूल को वेरीफाई करके उसका रिपोर्ट देना है। और वो रिपोर्ट सीधे आपको जाता है वहाँ पे जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनके पास, डायरेक्ट वहाँ से मॉनिटरिंग होती है। डेली शाम को उन लोग को VC के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो इस दिशा में लोग मतलब बहुत तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल की विधि व्यवस्था सुधरे। अच्छा, आप जैसे अधिकारियों के बेटे, नेताओं के बेटे, मंत्री को सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए कि नहीं? जरूर पढ़ना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहेगा पढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं पढ़ेंगे। सरकारी विद्यालय, हम यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मैं जो आज पदाधिकारी बनी हूँ, तो हम आज तक सरकार प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखे। फिर भी आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि हम अपने क्या लगता है 1-2 साल बाद मैडम सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे अपने बच्चों? अगर जो स्थिति हम लोग के समय में थी, जो स्थिति, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन अब जो जिस दिशा में प्रयास किया जा रहा है वो सुधर रहा है। वहाँ का माहौल सुधर रहा है, वहाँ का वातावरण सुधर रहा है। पढ़ाई में एक जो आई है अभी लोग की उपस्थिति में, टीचर की उपस्थिति में, छात्रों की उपस्थिति में जो बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ दिनों के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि स्थिति में सुधार होगा और वो दिन आएगा जब हम लोग भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में आराम से पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ के भी लोग बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे। चलिए, अब सीधा सवाल हम आपकी कुर्सी पे कर लेते हैं।
आपके कुर्सी के द्वारा एक नियम कानून का उल्लंघन कर दिया गया है। आपके क्षेत्र में एक पहाड़पुर सरकारी विद्यालय है जहां शिक्षकों की कमी थी, उसके बावजूद वहां से एक महिला शिक्षिका का समांजन कर दिया गया, वो भी यहाँ के बीडीओ साहिबा के द्वारा, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। उस चीज़ में गलती हुई है कि नहीं, इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं आप? अभी देखिए, अभी जो आपके द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वो मेरे पास आवेदन आया था, इधर एक सप्ताह पहले मेरे पास भी आया है आवेदन, तभी हमको उसके बारे में जानकारी मिली है। ये पूर्व के बीडीओ साहब के द्वारा समायोजन किया गया है। अभी उसको हम जांच में दिए हैं, एक पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को उसके लिए नामित किए हैं कि उसमें प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ है कि नहीं हुआ, उसको देखने के लिए। अभी चूंकि जाति जनगणना में हम लोग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, अब थोड़ा फ्री हुए हैं, तो उसको जांच करवा के और अगर उसमें प्रक्रिया का पालन। सामंजन का क्या प्रक्रिया, ये थोड़ा बता दीजिए। सामंजन का प्रक्रिया है, मेनली जो हम लोग सामंजन करते हैं वो शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पे ही करते हैं। जहाँ पे अगर कोई ऐसा विद्यालय जहाँ पे कि बच्चे बहुत अधिक हैं लेकिन अगर वहाँ पे शिक्षक की कमी है, तो उस परिस्थिति में शिक्षा विभाग अगर हमको करती है, तो चूँकि प्रखंड स्तरीय नियोजन समिति के हम सचिव हैं और प्रमुख साहब अध्यक्ष होते हैं, तो प्रखंड स्तरीय नियोजन समिति इस तरह का निर्णय ले सकती है शिक्षक छात्र अनुपात को देखते हुए। मेनली जो सामंजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका शिक्षक छात्र। आपके इसी विद्यालय में जहाँ शिक्षकों की कमी, उसके बावजूद आप समंजन कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। हाँ, वही गलत। और देखिए, जांच कर रहे हैं, जांच प्रक्रियाधीन है। जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक हम सही या गलत नहीं कर सकते। मैडम ने किस परिस्थिति में ये किया था, उसको जांच करने के बाद ही हम आपको। ऐसा तो नहीं कि प्रमुख साहब का अगर दबाव आ जाए, बड़े बड़े अधिकारियों का फोन आ जाए, तो मैडम रुक जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है। वैसा अगर दबाव में ही काम करना है तो फिर बीपीएससी एग्ज़ाम, इतना बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, 3 परीक्षाएं पास करके इस कुर्सी पे पहुंचना, अगर दबाव में ही काम करना है तो फिर इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। हम लोग जो भी है किसी के दबाव में ना तो कभी आए हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि अब आप पूर्व में जहाँ पे पदस्थापित रहे हैं, आप वहाँ से भी फीडबैक ले सकते हैं कि बिल्कुल पूरी निष्पक्षता और पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। किसी के दबाव में कहीं कुछ नहीं है। जो नियम है, जो नियम, चूंकि हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग का बस एक ही काम है नियम कानून को पढ़ना और उसका पालन करना। बस हम लोग को यही है, नियम कानून से सारा काम हो, बस इसी का ध्यान में रखना है। कहीं किसी का कोई दबाव नहीं है। यहाँ से दलालों को कैसे भगाएंगे आप, जो 2-4-5 करने में लगे रहते हैं? देखिए, जहाँ तक हम तो कोई भी पब्लिक आता है तो डायरेक्टली उनसे मिलते हैं। अगर उनके द्वारा कुछ इस तरह का कंप्लेन किया गया कि कोई उनके द्वारा अवैध वसूली किया गया, पहले किसी से कोई किसी प्रकार की वसूली की गई तो कहाँ की गई, अगर प्रखंड कार्यालय में इस तरह का है और किसी के द्वारा इस तरह किया जाता है, तो धीरे धीरे देखिएगा अपने आप सब। अगर मेरे पास नाम उजागर होता है कि हाँ ये लोग रहते हैं प्रखंड कार्यालय में, चूँकि मैं भी घूमते रहती हूँ, बीच बीच में आते रहती हूँ, जाते रहती हूँ, तो इस तरह का कहीं कोई अवैध वसूली प्रखंड कार्यालय में नहीं होगी। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई है तो आप नाम बताइए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। प्रखंड कार्यालय में कोई भी दलाल या कोई अवैध वसूली नहीं कर सकता है। जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी का कसम खाकर कहेंगे कि 1 रुपया ना आज तक लिए हैं और ना लेंगे? बिल्कुल, कसम खा के कह सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सुपरलेटिव, और अच्छा लगा मैडम आपके जवाबों से। एक लास्ट बार आम जनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को? आम जनों को बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्रखंड कार्यालय से, अगर आपको कोई काम है जो कि बहुत दिनों से आपका नहीं हो रहा है या किसी कारण बस पेंडिंग है, तो आप आके कम से कम एक बार हमसे मिल सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो, प्रखंड कार्यालय से रिलेटेड कोई काम हो या कोई भी समस्या हो, तो आप डायरेक्टली आइए। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, डायरेक्टली हमसे मिलिए, आपके सारे कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। और आप लोगों का बस मैं सभी लोगों से, जितने भी टनकुप्पा ब्लॉक के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से, पत्रकार बंधु हैं जितने भी, सबसे बस आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ। आप लोग सहयोग करते रहिए, बिल्कुल सही दिशा में काम किया जाएगा, बिल्कुल पूरी ईमानदारी और तत्परता